Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Farooq, instructor of 1 week crash course. I hope that all of you are doing well and I welcome all of you in the day 4 of this course. Alhamdulillah आज जो है वो हमारे कोर्स का day 4 है और पिछली क्लासेस में जो है वो हमने ब्लड वेसल्स, हार्ट, इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया था और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे पास उसको भी हमने गो थ्रू किया था. सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर डे 4. आज जो है वो हम गो थ्रू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को. इसके बारे में जो है वो हम इसका मेन पर्पस क्या होता है ये इसको देखेंगे. इसके अलावा जो है लिम्फेटिक सिस्टम किन सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. देन वी विल टॉक अबाउट हेमरेज एंड देन हाइपोटेंशन क्या होता है. इन सारे टॉपिक्स को जो है वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे. अब सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट तरीन सिस्टम है क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेशन का ही एक हिस्सा है. अब वो किस तरीके से है, जब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का, तो वो हमें पता चलेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सर्कुलेशन का पार्ट क्यों है. लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक बेसिकली ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर लिम्फेटिक वेजल्स हो और जिसके अंदर हमारे पास लिम्फ फ्लो करता हो. ठीक है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम. अब लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं. लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक सेल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स. ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को. अब लिम्फेटिक सेल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं. मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं. ये सारे सेल्स जो है वो बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसको किल करने के लिए जो है ये सारे सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं. अब अगर इसका हम जर्नल सा ओवरव्यू देखें, क्योंकि आगे जो है वो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो सिस्टम चल रहा होता है. नॉर्मल मैं आपको जो है इसका बेसिक सा मैकेनिज्म पहले बता देती हूँ. होता यह है कि जब भी आर्टरी से कैपिलरी बनती है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है इसका आर्टीरियल एंड और जहाँ से वेन फॉर्म हो रही होती है यहाँ पर होता है इसका वेनस एंड. ठीक है, ये बात जो है वो हमने कल भी डिस्कस की थी. और हमने ये भी पढ़ा था कि कैपिलरीज का जो है वो कौन सा फंक्शन होता है. कैपिलरीज का फंक्शन ये होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड. अब जब टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, वो कैपिलरीज से जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो बीच में जो है एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर है वो होता है 10 to 11 लीटर्स और ब्लड का जो नॉर्मल वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर वो होता है 5 to 6 लीटर्स. और इसी वॉल्यूम को, इसी बैलेंस को जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन करके रखता है. कैसे करता है, जब भी यहाँ से ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो इन कैपिलरीज से, क्योंकि ये परमिएबल होती हैं, कुछ जो ब्लड है, ये ब्लड के अंदर से जो फ्लूइड है वो हमारे पास फॉल कर रहा होता है इन इंटरस्टिशियल स्पेस. अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड जो लीक हुआ है ये आर्टीरियल एंड से लीक होना शुरू होता है और वेनस एंड पर ये खुद जो है वो दोबारा वेनस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रह जाता है. अब उस फ्लूइड को भी तो हमने यहाँ से जो है वो रिमूव करवाना है और ब्लड के अंदर उसको शामिल करना है. इसी तरह से जो है ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वो नहीं होगी. इसी मकसद के तहत यहाँ पर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है. अब लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से काम करता है कि यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इसके साथ मर्ज हुई होती हैं. यहाँ पे जो भी फ्लूइड हमारे पास लीक होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रह जाता है, उसको ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं. लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको कैरी करके ले जाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स तक. देन यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स. आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे. लिम्फ नोड्स से ये जो सारा लिम्फ है हमारे पास, जब भी ये लिम्फेटिक वेसल्स में आ गया ना फ्लूइड, तो हमारे पास अब ये कहलाता है लिम्फ. लिम्फ जो है, अगर इसके अंदर कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, कोई भी ऐसी नुकसानदेह चीज़ हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये उसको किल कर देती हैं या फिल्टर आउट कर देती हैं लिम्फ को. हम इस तरीके से समझ लें कि लिम्फ नोड्स जो है वो फिल्टर आउट करती हैं लिम्फ को
और ये क्या करती हैं, दोबारा से वेनस ब्लड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। इस तरीके से जो ब्लड का वॉल्यूम यानी कम हुआ था फ्लूइड के लीक होने की वजह से, वो मेंटेन हो जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो एक्स्ट्रा अक्यूमुलेशन है वो नहीं होती। अगर हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम काम ना करे तो हमारी जो है वो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड की जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन होगी और बॉडी जो है मतलब बंदे की जो है वो डेथ हो जाएगी विद इन आवर्स। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स को डिस्कस करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट कैटेगरी होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, थाइमस और बोन मैरो। ये ऑर्गन्स जो है ये हमारे पास टी सेल, बी सेल की मैच्योरेशन और बेसिकली लिम्फोसाइट की सिंथेसिस में ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब जब मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो है वो इसके अंदर इनकी सिंथेसिस हो जाती है तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आया, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर सच एज इन्फेक्शियस एजेंट अगर वहाँ पर मौजूद है लिम्फ के अंदर, तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास जो है लिम्फ नोड्स आती हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस। तो ये हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं और ये बेसिकली एक्ट कर रहे होते हैं लिम्फ को फिल्टर करने में, और वहाँ पर अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। अब इसके बाद ये हमारे पास जो है वो थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड हमारे पास एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये बिहाइंड द स्टेरनम प्रेजेंट होता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो देन बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस करवाते हैं। देन इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन के अंदर हमने एरिथ्रोसाइट का भी जो है वो रोल पढ़ा था कि एरिथ्रोसाइट की डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास स्प्लीन के अंदर होती है। अच्छा, स्प्लीन के अंदर जो है वो हमारे पास एक वाइट पल्प होता है और एक रेड पल्प होता है। ये जो वाइट पल्प है ये हमारे पास होता है बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू। अब यहाँ पर जो है ये सारी फिल्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवा रहा होता है स्प्लीन। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड के अंदर बेसिकली जो लिम्फ आता है वो आता है थ्रू द लिम्फेटिक वेसल। वेसल जो है वो लिम्फ को लेकर आती है। देन ये जो लिम्फ है ये हमारे पास कॉर्टेक्स से मूव करता हुआ देन मेड्यूला के अंदर जाता है और मेड्यूला से यहाँ पर जो है ना जितने भी मैक्रोफेजेस वगैरह, सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है तो मैक्रोफेजेस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और देन ये लिम्फ जो है यहाँ से फिल्टर आउट होते हुए हमारे पास लिम्फेटिक वेसल से दोबारा वेनस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, लिम्फेटिक नोड के अंदर लिम्फ नोड के अंदर जो है वो वेल्व प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि वेन्स के अंदर जो है वो वेल्व प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वेल्व जो है वो इसी तरह लिम्फ नोड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ताकि जो बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोइंग द टॉन्सिल। ये जो है वो नॉर्मल टॉन्सिल्स है और ये जो है वो इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स जो है वो बेसिकली हमारे पास उन चीज़ों से या उन पैथोजन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारी नोज़ या फिर माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। और ये डिफरेंट जो है वो लिम्फ नोड्स की लोकेशन है नेक यानी सर्वाइकल पे जो है वो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। आर्मपिट पर जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। ग्रोइन एरिया के अंदर जो है वो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। थाइमस जो है वो हमारे पास एज अ लिम्फोइड ऑर्गन रोल प्ले करता है और स्प्लीन जो है वो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल व्यू अगर इसका देखें तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है वो फ्लूइड कैपिलरी से क्या होता है कि लीक आउट होता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड गया है एक्स्ट्रा वो यहाँ पर वीनस ब्लड पर वीनस एंड पर आकर दोबारा से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।
लेकिन कुछ फ्लूइड जो है वो अभी भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रह जाता है। अब इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो है वो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लेकर अपने साथ जो है वो लिम्फेटिक वेजल्स से गुजारते हुए लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है ये फॉर्म करती है लिम्फेटिक वेजल्स। देन यहाँ पर ये इसको कलेक्ट करते हुए एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से जो है वो लिम्फ नोड में लेकर आती है। लिम्फ नोड में यहाँ पर जो है वो लिम्फ की फिल्ट्रेशन हो जाती है और देन थ्रू द इफरेंट लिम्फेटिक वेसल ये जो है दोबारा से वेनस ब्लड के अंदर लिम्फ को ट्रांसफ़र कर देती है। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बैलेंस में रहता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो इम्यूनिटी के अंदर हमने इसका रोल देख लिया कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी फॉरेन मटेरियल है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा अगर कोई हार्मोन है या फैट है जो कैपिलरी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता तो उसको ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है। देन फ्लूइड इम्बैलेंस को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, दैट वुड रिजल्ट इन द ऑर्गेनिजम्स डेथ। ये जो है वो मैंने नॉर्मल वॉल्यूम लिखा हुआ है कि ब्लड जो है वो 5 to 6 लीटर होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 10 to 11 लीटर होता है। बेसिकली इस फ्लूइड जो है बैलेंस को ये मेंटेन करता है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक लिम्फ नोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोडिक्शन ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर। यानी कि जिस पेशेंट के अंदर जिस पेशेंट को जो है वो कैंसर है तो वहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर अगर कैंसर प्रेजेंट है तो वो शो करता है उसकी प्रोग्नोसिस, यानी कि सर्वाइवल के चांसेस उस पेशेंट के कितने हैं। जिस पेशेंट में जो है वो ज़्यादा लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो गई हैं कैंसर के अंदर तो ये शो करेगा कि उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी उसकी जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की लिम्फ नोड्स या तो इन्वॉल्व नहीं है या तो कम इन्वॉल्व है तो फिर उसके थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव नोड्स गाइड्स ट्रीटमेंट एंड हेल्प्स प्रेडिक्ट प्रोग्नोसिस। और जो ये लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितने लिम्फ नोड्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये भी हमें एक तो ट्रीटमेंट की गाइडेंस प्रोवाइड करता है और दूसरा ये प्रोग्नोसिस को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अदर टॉपिक दैट इज हैमरेज। हैमरेज जो है वो हम लॉस ऑफ ब्लड को कहते हैं, यानी कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज ब्लड वेसल है, कोई भी रप्चर ब्लड वेसल है जिसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हैमरेज। हैमरेज जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब हैमरेज को हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड भी किया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड लॉस होता है दैट विल कॉल्ड एक्सीडेंटल हैमरेज। इसके अलावा अगर कैपिलरी के अंदर जो है वो रप्चर हो गया है, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल हैमरेज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेरेब्रल हैमरेज का मतलब है कि ब्रेन की किसी कैपिलरी के अंदर रप्चर हो गया और ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर, तो दैट विल कॉल्ड सेरेब्रल हैमरेज। इसके अलावा अगर कोई इंटरनल जो है विसरा के अंदर, यानी कि विसरा की किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोई रप्चर हो गया है जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग जो है वो विसरा के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, सो इसको हम कहते हैं इंटरनल हैमरेज। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी एक्सेस ब्लीडिंग अगर हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकती है, इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। अब हैमरेज जो है वो इसको एनाटॉमिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल वोन्स, ब्लीडिंग विद इन द स्कल, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और बोन फ्रैक्चर्स के बाद इन सारे पार्ट्स में जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल एरियाज भी जो है वो हम हैमरेज को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ब्रेन के अंदर हैमरेज है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेरेब्रल हैमरेज। देन अगर प्लूरल कैविटी यानी लंग्स के अंदर जो है वो हैमरेज हो गया है तो इसको हम कहेंगे हीमोथोरेक्स। और अगर किसी की जो है वो बोन फ्रैक्चर हो गई है तो ये भी हमारे पास फास्ट यानी कि ब्लीडिंग कॉज करेगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती है, क्योंकि जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती है इसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 to 2 लीटर्स ऑफ ब्लड फॉर एग्जांपल इन थाई जो है वो प्रेजेंट होता है। सो देन यू कैन इमेजिन कि बोन्स के अंदर जो है वो कितना ज़्यादा ब्लड होगा और इनके फ्रैक्चर से जो है वो कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। अच्छा, हैमरेज को जो है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लॉस। अगर किसी के
जो है वो बॉडी से 15% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है, तो इससे हम कहेंगे क्लास 1 हेमरेज। अगर जो है वो ब्लड का लॉस 15 to 30% है ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, दैट विल कॉल्ड क्लास 2 हेमरेज। देन 30 to 40% लॉस जो है इसको हम कैटेगराइज करेंगे क्लास 3 में। और अगर 40% से ज़्यादा जो है वो किसी का ब्लड लॉस हुआ है, तो इस टाइप के हेमरेज को हम कहेंगे क्लास 4 हेमरेज। अच्छा, अब हेमरेज के बाद जो है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में ये होगा कि जो बॉडी का ब्लड है वो लॉस हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो कम हो जाएगा। इसके कम होने की वजह से हमारे पास वेनस रिटर्न कम होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग कम होगी और कार्डिक आउटपुट जो है वो बॉडी का डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा स्किन पर जो है वो साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो सही तरह से नहीं मिलेगा स्किन को, और स्किन जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगी, यानी साइनोसिस शो करेगी। और इसके अलावा जो है बॉडी जो है वो ठंडी पड़ना भी शुरू हो जाएगी। किडनीज पर इसका क्या इफेक्ट होगा? किडनीज पर जो है वो ये इफेक्ट होगा कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा और रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाएंगी, दैट कैन बी लीड टू द रीनल फेलियर। इसके अलावा जो है वो अगर कार्डिक आउटपुट हमारे पास बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है और ब्रेन उसको कोप नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि फेंटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली यही है कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट को जो है वो सीजर्स यानी झटके पड़ना शुरू हो जाएंगे, कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बेसिकली हम लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है। 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हाइपोटेंशन हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से कम हो और जो हमारे पास डायस्टोलिक है वो 60 से कम हो, तो ये हमारे पास कहलाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की जो है वो वजूहात क्या होती है? इमोशनल स्ट्रेस, फेयर, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वेनस रिटर्न जो है वो कम होगा। वेनस रिटर्न हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। कार्डिक आउटपुट पर जो है वो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये सारी बातें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी कि वेनस रिटर्न अगर कम होगा तो कार्डिक आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो बॉडीज रिएक्शन टू हीट, जैसे कि अगर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज हुई है तो तब भी जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। फिर अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग क्रॉनिकली हो रही है जैसे अल्सर के केस में, तो ये भी जो है वो हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी। अच्छा, अब असाइनमेंट क्या है आज का? असाइनमेंट जो है वो आपने पढ़ना है व्हाट इज़ लिम्फेडिमा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। शॉर्टली आप इसको पढ़ेंगे और जो है वो आप बताएंगे कि क्या होता है। ये असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करना है। आई होप कि आज के तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्दर जो है वो हम इसको कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।